मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो बोर्ड है ये पूरी खाली है, तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपने हमेशा सुना होगा, आपके दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी हमेशा बोलते होंगे बेटा थोड़ा बाम लगा देना। अगर वो बैठे होंगे तो बोलेंगे कि बेटा थोड़ा उठाने में मदद कर देना। तो ये चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि उनके जोड़ों में दर्द होती है। अब जब उनके जोड़ों में दर्द होती है तो आपको ये हमेशा कभी ना कभी आपके दिमाग में ये आया होगा कि जोड़ों की दर्द आखिर ठीक क्यों नहीं होती है। कैंसर तक का इलाज है लेकिन इसका इलाज क्यों नहीं है। जिसको हो जाती है उसको ठीक क्यों नहीं होती है, और जिसको लगातार दर्द रहता है उसको दर्द भी आराम कभी कभी होता है लेकिन उनको कंटिन्यूअसली दर्द तो होता रहता है। तो आपके मन में ये ख्याल आते होंगे कि क्या मेडिकल साइंस इतनी डेवलप्ड नहीं है कि वो जोड़ों की दर्द, एक मामूली सी दर्द को ठीक कर सके। तो आज के लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो होगा र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसको क्या बोलते हैं? र्यूमेटॉइड। स्पेलिंग क्या होगी? RHEU, र्यूमेटॉइड। र्यूमेटॉइड हो गई अर्थराइटिस, ARTHRITIS। अब देखिए, र्यूमेटॉइड को अभी थोड़ी देर के लिए आप भूल सकते हैं, ठीक है? तो इसको अभी भूल जाइए। इसके बगल में क्या लिखा हुआ है? इसके बगल में लिखा है अर्थराइटिस। अब मैंने आपको हमेशा बताया है कि जिस वर्ड के लास्ट में आइटस लगा हो इसका मतलब होता है सूजन, ठीक है? तो आपने ये फील किया होगा कि अगर जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है। अब जोड़ों से क्या मतलब है? जोड़ों से मतलब है कि वो घुटना भी हो सकता है। ये जो यहाँ पे जो दोनों हाथ जो जुड़ते हैं इसको हम बोलते हैं एल्बो। क्या बोलते हैं हम? एल्बो। और एल्बो की स्पेलिंग क्या होती है? ELBOW। तो स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना। तो एल्बो जिसको हम केहूनी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है? यहाँ भी हाथ एक दोनों हड्डी मिल रही है तो इसको भी बोलेंगे, ठीक है? यहाँ पे कलाई के पास भी बहुत सारी हड्डियां हैं जो कि आपस में मिलती है, इसमें भी दर्द होती है। और फिंगर्स, फिंगर्स मतलब यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए, यहाँ पे, और सामने ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। तो यहाँ पे क्या हो रही है कि हड्डियां सभी आपस में मिल रही है, दो हड्डियां आपस में एक साथ आ रही है, तो हम उसको बोलते हैं जॉइंट। जॉइंट को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे जॉइंट और हिंदी में जोड़, ठीक है? तो जॉइंट, जॉइंट की स्पेलिंग देख रहे हैं आप? जॉइंट हो गई। तो बोन्स आकर के, हड्डियां आकर के वहां पे मिल रही है, इसका मतलब है कि उसी जोड़ों में दर्द है। अब बहुत कारण की वजह से होते हैं ये दर्द, ठीक है? बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से दर्द होते हैं, लेकिन अगर जोड़ों में दर्द है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ वो घुटने में दर्द की मैं बात कर रही हूँ। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी दर्द होती है क्योंकि यहाँ पे भी जोड़ है। केहूनी में भी दर्द हो सकती है। शोल्डर, कंधे में भी दर्द होती है क्योंकि यहाँ भी आपस में दो हड्डियां जुड़ रही है। तो बोन्स के बारे में मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स ले लिया है। साइनोवियल जॉइंट के बारे में मैंने स्पेशली लेक्चर लिया है क्योंकि जहां पे दो बोन्स जुड़ते हैं उसको हम बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। अब क्या है? साइनोवियल, साइनोवियल। स्पेलिंग देख रहे हैं आप? SYNOVIL, साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट के भी जो है, ये जॉइंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, जिनमें एक प्रकार है साइनोवियल जॉइंट। जैसे कि यहाँ पे कंधे की जॉइंट हो गई, केहूनी की हो गई, कलाई की हो गई, फिंगर्स की हो गई। तो इन सभी में दर्द होता है और जैसे जैसे उम्र होती है वैसे वैसे लोगों को ये होता रहता है। और जनरली हम क्या देखते हैं कि जोड़ों में दर्द महिलाओं को ज्यादा होती है, पुरुषों से 3 गुना ज्यादा दर्द महिलाओं को होती है। और महिलाओं में ये समस्या आमतौर पर सभी घरों में होती है। आपकी भी जो मम्मियां होंगी अगर वो ज्यादा उम्र की है तो उनको दर्द होगी, आपकी जो बहनें होंगी अगर वो ज्यादा उम्र की है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ये बच्चों को भी होती है। तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है कि आखिर क्या है और ये ठीक क्यों नहीं होती है, और अगर हो जाती है तो ज्यादा क्यों होती है। पुरुषों को भी होता है लेकिन महिलाओं को 3 गुना ज्यादा होता है, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे? अर्थराइटिस के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, जिसको हम बोलते हैं सूजन। अब अर्थराइटिस कहाँ से ये आ गया? ये जो स्टार्टिंग की जो वर्ड है वो कहाँ से आ गया? एक ग्रीक वर्ड जिसका नाम क्या है? अर्थरोस, ARTHROS, ठीक है? अर्थरोस जिसका मतलब होता है जॉइंट। अब देखिए, अब बात वहीं पे आ गई। जॉइंट मैंने आपको बताया कि जोड़, हमारे हड्डियों का जोड़ होता है पूरे शरीर में। तो यहाँ पे भी अर्थरोस का, ये ग्रीक वर्ड है अर्थरोस, यहाँ से ये वर्ड लिया गया है अर्थराइटिस, ठीक है? तो जॉइंट इसका मतलब है, अर्थरोस का मतलब है। अब जॉइंट में आइटिस लगा हुआ मतलब जोड़ों में सूजन हो जाना। अब यहाँ पे इसके पहले आ जाते हैं र्यूमेटॉइड के बारे में, ठीक है? तो हम ये समझ लेते हैं, स्पेशली हम क्या समझेंगे? स्पेशली हम समझेंगे ये जो र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो ये सुनने में हमें लगता है कि ये कौन सी बीमारी है, ठीक है? लेकिन आप समझ लीजिए कि जब जोड़ों में दर्द होती है
तो वो बहुत प्रकार की होती है। जरूरी नहीं है कि अगर जोड़ों में दर्द है तो वो एक ही टाइप का हो। जोड़ों में दर्द के भी प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? पहला है र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा हो सकता है ऑस्टियो अर्थराइटिस। देखिए, ऑस्टियो अर्थराइटिस का मतलब होता है ये भी बीमारी है, ये भी बीमारी है। इसमें क्या होता है? इसमें सूजन होती है जोड़ों में। दर्द के साथ साथ आपको लगेगा कि ऊपर से जो आपका मसल्स है, जो आपका मांस है, वो फूला हुआ है। लेकिन इसमें क्या होती है? इसमें जो हड्डियां होती है, आप समझ लेते हैं कि अगर ये केहूनी है, ठीक है, तो केहूनी में क्या होता है कि यहाँ पे कंधे से आई हड्डी और फिर आपस में ऐसी हुई, और जो नीचे वाली है उसमें दो होती है, ठीक है। देखिए इस तरह होती है। यहाँ पे ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इसमें दो हड्डी होती है। अब इन हड्डियों के नाम के बारे में किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से डायग्राम नहीं बन पा रही है, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह होती है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे ये वाली पोर्शन यहाँ पे मेरे कंधे से यहाँ तक आई, जो कि ये वाली पोर्शन है, और फिर नीचे में ये दो हड्डियां हैं, ठीक है। तो जब दो हड्डियां हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम जॉइंट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हड्डियां जुड़ रही हैं। जब जॉइंट बोलेंगे तो देखिए, तो जब ये हड्डियां जब जुड़ रही हैं, तो अगर ऑस्टियो अर्थराइटिस होगा किसी को, ठीक है, तो ये जो हड्डियां हैं ये धीरे धीरे झड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब आपको इसमें सूजन तो नहीं आएगा। अगर ये वाली प्रॉब्लम होगी, अगर ये वाला सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, लक्षण आपके बॉडी में ये वाले आएंगे ऑस्टियो अर्थराइटिस के, तो हड्डियां धीरे धीरे झड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब कि इसके ऊपर में एक लचीली सी, देखिए एक हड्डी टाइप की होती है, लेकिन वो थोड़ी लचीली होती है। अब हड्डी किसको बोलते हैं और कार्टिलेज किसको बोलते हैं, ये वर्ड यहाँ पे आ गया। अब देखिए कार्टिलेज, देखिए जैसे ये हड्डियां हैं, तो ये वाली जो हड्डी है, ठीक है, इसको हम मोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था कि जब हम ऐसे ऐसे करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब हम ऐसे रोटेट करते हैं हाथ को तब हम क्या बोलते हैं। तो उसका लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तो देखिए ये वाली जो हड्डी ये बिल्कुल टाइट है, इसको हम मोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे जो मुड़ी हुई है, इसको हम ऐसे से कर पा रहे हैं। मतलब जहाँ पे जॉइंट है, जहाँ पे जो दो हड्डियों का यहाँ पे जोड़ है, वो क्या हो रही है? वो मुड़ रही है। तो वो क्यों मुड़ रही है? क्योंकि यहाँ पे हड्डियों के बाहर एक छोटा सा हड्डी से थोड़ा सा लचीला टाइप का, सेम हड्डी जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा वो लचीला है, उसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज की स्पेलिंग क्या होती है? CARTILAGE। देखिए कार्टिलेज, तो बोन और कार्टिलेज में फर्क इतना है कि बोन जो है वो बहुत ज्यादा टाइट होता है और उसको हम मोड़ नहीं सकते, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। फ्लेक्सिबल की स्पेलिंग क्या होती है? FLEXIBLE। समझ गए? फ्लेक्सिबल की स्पेलिंग होती है मतलब लचीला, ठीक है। तो जो बोन होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है, वो टफ होती है। बोन क्या होती है? TOUGH। टफ की स्पेलिंग क्या हो गई? TOUGH, मतलब कठोर होती है, उसको हम मोड़ नहीं सकते हैं, उसमें लचीलापन नहीं होता है। लेकिन कार्टिलेज क्या होती है? कार्टिलेज बोन जैसी ही होती है लेकिन वो लचीली होती है, मतलब इसमें लचीलापन होता है। तो कार्टिलेज हो गई फ्लेक्सिबल और बोन हो गई टफ। तो दोनों में यही फर्क है मेन, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे जब जॉइंट जब आपस में जब जुड़ते हैं तो यहाँ पे कार्टिलेज भी होती है इस हड्डियों से। देखिए ये हड्डी है, यहाँ पे ऐसे हो गई, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह, ठीक है, और इसके ऊपर से इस तरह देखिए, यहाँ पे ये वाली ये वाली ये वाली, तो कार्टिलेज वहां पे होते हैं जिसके कारण हम ऐसे ऐसे हाथ को मोड़ पा रहे हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि ये जो कार्टिलेज है ये झड़ना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे झड़ करके ये क्या होगा? तो फिर हड्डी बच जाएगी, जैसे कि हाथ मुड़ेगा ही नहीं। उसको दर्द तो होगा क्योंकि हड्डी झड़ रही है तो दर्द तो होगा, लेकिन क्या होगा कि हाथ मुड़ेगा ही नहीं और आसपास के मसल्स में सूजन उतना नहीं होगी। लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस में सूजन बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है। इसमें भी हड्डियां झड़ती हैं लेकिन सूजन भी बहुत ज्यादा हो जाती है और पेशेंट को पेन भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा पेन उसको फील होता है, ठीक है। तीसरा लेते हैं हम जुवेनाइल अर्थराइटिस। देखिए आपने हमेशा सुना होगा कि जो जोड़ों की दर्द है वो 30 के बाद होती है और 60 वर्ष की उम्र तक आते आते बहुत ज्यादा होने लगती है जोड़ों की दर्द, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी बच्चों को भी दर्द होती है, बच्चे में भी ये सिम्टम देखने को मिलते हैं, लक्षण देखने को मिलते हैं। क्या? तो उसको हम बोलेंगे जुवेनाइल अर्थराइटिस, जो कि बच्चों के जोड़ों में दर्द होती है, ठीक है। चौथा क्या है? चौथा है एनकाइलोजिंग।
स्पेलिंग क्या होगी, ANKYLOSING, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। देखिए एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस नाम थोड़ा सा नया है, लेकिन डरने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस में क्या होता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं, रीढ़ की हड्डियों को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, SPINAL, स्पाइनल CORD कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में दर्द होता है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद पांचवा क्या है, पांचवा है सेप्टिक, SEPTIC, सेप्टिक अर्थराइटिस, सेप्टिक अर्थराइटिस। सेप्टिक अर्थराइटिस में क्या होता है कि जो हड्डियां होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया के कारण हो सकता है इन्फेक्शन, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सेप्टिक अर्थराइटिस। तो ये सभी क्या है, ये सभी अर्थराइटिस के टाइप्स है। क्या है, टाइप्स है, TYPES, टाइप्स, जिसको स्पेलिंग में कंफ्यूजन होती है इसलिए मैं बोल देती हूँ, ठीक है। तो ये सभी अर्थराइटिस के टाइप्स है और आज के लेक्चर में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से, और आप समझ जाएंगे कि जोड़ों में दर्द क्यों होती है और ये कभी ठीक क्यों नहीं होती है। ये जो बनावट है ये है साइनोवियल जॉइंट की। साइनोवियल जॉइंट के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है, तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट के बारे में इस लेक्चर में थोड़ा सा बताती हूँ ताकि थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन आपको मिल जाए। साइनोवियल जॉइंट का जो स्ट्रक्चर होता है जहां पे दो हड्डियां आपस में मिल जाती है, उसका कुछ संरचना इस प्रकार होता है, इस टाइप से होता है। और इसमें क्या क्या चीजें होती है, अब देखिए ये है हड्डियां, ठीक है। अब ये स्पेशली हम बात करें तो हम लेके चलती है अगर घुटनों की हड्डी है, ठीक है। घुटने की हड्डी है तो घुटनों की हड्डी में हम जानते हैं कि जो थाई के पास जो अगर ये पैर है, ठीक है, तो ऊपर से इस तरह आई और नीचे से थोड़ी सी पतली हो जाती है और बीच में घुटना होता है, ठीक है। देखिए इस तरह हो गई, तो ऊपर से एक हड्डी आती है, ठीक, जिसको हम फीमर बोलते हैं, एक हड्डी आती है। अब फीमर की स्पेलिंग क्या होती है, FEMUR, ठीक है। तो एक हड्डी आती है और यहाँ पे फिर इस तरह होता है, फिर यहाँ से फिर नीचे की तरफ एक हड्डी आती है। तो हम इसको एज इट इज देखते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, ये है बोन, हड्डी है ये, ठीक है। और ऊपर में मैंने आपको बताया कि हल्की सी हड्डी जैसे ही संरचना होती है, लेकिन उसको हम बोलते हैं कार्टिलेज, क्योंकि वो थोड़ी सी लचीली होती है, जिसके कारण घुटना मुड़ पाता है। तो कार्टिलेज, CARTILAG, कार्टिलेज हो गई। और ये जो बीच में जो होती है इसको हम बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, सॉरी बीच में नहीं, ये वाली जो मेम्ब्रेन है साइड से, ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं साइनोवियल, SYNOVIAL। साइनोवियल मेम्ब्रेन की स्पेलिंग क्या होगी, MEMBRANE, ठीक है। साइनोवियल मेम्ब्रेन को हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, इसका नाम क्या है, साइनोवियम, SYNOVIUM। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन को हम दो नाम से बोलते हैं, एग्जाम में आता है, तो आप इसलिए कंफ्यूज ना हो, साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियम, ठीक है। और बीच में जो आप खाली खाली सा देख रहे हैं, इसमें भरा होता है पानी के तरह तरल पदार्थ, मतलब फ्लूइड। फ्लूइड की स्पेलिंग क्या होती है, FLUID, ठीक है। फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं पानी की तरह तरल पदार्थ होता है, इसको हम बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, SYNOVIAL, सॉरी साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाने वाला साइनोवियल फ्लूइड। अब आप समझ रहे होंगे कि साइनोवियल मेम्ब्रेन जो कि साइड से घेरे हुए है, उस मेम्ब्रेन, उस झिल्ली के अंदर में है। मेम्ब्रेन की हिंदी क्या होती है, झिल्ली। तो उस झिल्ली के अंदर में एक तरल पदार्थ है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड हो गई, कार्टिलेज हो गई। अब साइड से आप देख रहे होंगे ये कुछ बाउंड्री टाइप का है, ये लंबा सा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जॉइंट कैप्सूल, JOINT, जॉइंट, CAPSUL, ठीक है। जॉइंट कैप्सूल इसको हम बोलेंगे, ठीक है। और हम जानते हैं कि हमारा जो घुटना है वो अंदर से तो कुछ ऐसा है, लेकिन ऊपर से क्या है, ऊपर से हमारे पूरा जो बॉडी है, हमारा पूरा बॉडी वो मांस से घिरा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं मसल। मसल की स्पेलिंग क्या होती है, MUSCLE। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये हो गई मसल्स ऊपर में, ठीक है। आप समझ गए, चलिए अब ये सारी बातें आप समझ गए, स्ट्रक्चर के बारे में समझ गए। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब इसमें ऐसा क्या होता है कि घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो फिर ठीक भी नहीं होता है, ठीक है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर भी इसको बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या होता है, ऑटो की स्पेलिंग AUT, ऑटो, इम्यून IMMUNE, इम्यून डिसऑर्डर, DISORDER।
अब सबसे पहला पॉइंट हमने क्या नोट किया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये। इसका क्या मतलब है, देखिए इम्यून सिस्टम हम तो सभी समझते हैं, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो सभी में मौजूद होती है। हमारा बॉडी, अगर हमें बुखार लगता है तो क्या होता है, हमारा बॉडी पहले उससे लड़ने की कोशिश करता है, और वो क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो होती है, ठीक है। तो ऑटो मतलब खुद पे खुद बॉडी उससे लड़ता है, मतलब उसको बोलते हैं ऑटो, अपने आप। और डिसऑर्डर, अब डिसऑर्डर का मतलब होता है विकार, जिसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, विकार। विकार की स्पेलिंग हिंदी में भी मैं लिख देती हूँ, विकार। देखिए विकार मतलब डिसऑर्डर, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसका मतलब है कि हमारा जो शरीर है वो खुद पे खुद ये बीमारी पैदा कर लेता है। अब खुद पे खुद पैदा क्यों करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसी गड़बड़ी हो जाती है। अब इसके बारे में भी हम जानेंगे, पहले हम समझ ले कि ये क्या है। हमारे बॉडी में ऐसी गड़बड़ी हो जाती है जिसके कारण हमारा बॉडी हमारे अपने हेल्दी सेल्स को, मतलब हमारा बॉडी किस चीज से बना हुआ है, छोटे छोटे कोशिका से बना हुआ है। तो हमारा बॉडी अपने ही अंग को, अपने ही कोशिका को दुश्मन समझ बैठता है और उस पर अटैक करने लगता है। उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये क्या करता है, हमारे अपना ही जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे अपने ही बॉडी को दुश्मन मान करके उसके अच्छे वाले चीजों को बर्बाद करने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो जहां पे जोड़ होते, जहां पे जैसे घुटना हो गया, यहाँ पे कलाई हो गई, तो वहां पे क्या हो गई, वहां पे सूजन होना स्टार्ट हो जाती है। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब सूजन इसमें मेनली कहाँ पे होती है, मुख्य कारण कहाँ है सूजन का, मतलब ये मेन टारगेट क्या है, टारगेट है ये वाली साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। साइनोवियल मेम्ब्रेन में सूजन होती है और फिर धीरे धीरे क्या होती है, ये जो कार्टिलेज है यहाँ तक भी जाती है और धीरे धीरे ये जो कार्टिलेज है वो फिर गिर जाती है और वो हड्डी बच जाता है और वो भी झड़ने लगता है बाद में, ठीक है। तो ये जो बहुत सीवियर जब होती है तब ऐसी कंडीशन होती है, बहुत गंभीर स्थिति में। लेकिन शुरुआत के दौर में क्या होती है, क्योंकि आप नोटिस करते होंगे कि अगर घुटनों में दर्द है आपके घर में किसी को, तो वहां पे क्या होती है, थोड़ी सी सूजन भी होती है, ठीक है। सूजन के साथ साथ उनको दर्द भी होता है और चलने फिरने में नहीं बनता है बहुत टाइम के बाद। अगर बहुत लंबे समय से है तो उनको ना उठने में बनेगा ना बैठने में बनेगा, उनको कुछ भी काम करने में नहीं बनता है, यहाँ तक कि वो इधर से इधर अपने घुटनों को या फिर अपने हाथ को घुमा भी नहीं पाते हैं। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है उसकी बहुत गंभीर स्थिति हो गई है। अब पहचानेंगे कैसे कि जो अर्थराइटिस है उसका कौन सा टाइप है ना, तो उसके बारे में मैं अभी जस्ट बताऊंगी। तो हम ये समझ गए कि इसमें सूजन हो जाती है और सूजन ये धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस अफेक्ट करती है, प्रभावित कर सकती है हमारे स्किन को, चमड़ी को भी। अगर ऐसी स्थिति पैदा हो गई शरीर में तो क्या होगा, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके कारण यहाँ पे सूजन हो रही है, तो अगर हमारा शरीर ऑटोमेटिक अपने ही शरीर को अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो हमारी ब्लड वेसल्स को भी नुकसान पहुंचाएगी, हमारी स्किन, चमड़ी को भी। ब्लड वेसल्स का मतलब होता है खून की नलियां, जिससे खून शरीर में एक जगह से, एक अंग से दूसरे अंग में जाता है, ट्रांसफर होता है और फिर दिल तक भी जाता है, ठीक है। तो स्किन हमारी आंखों को, आईज, आंखों को भी डैमेज हो सकती है अगर ये प्रॉब्लम हो गई तब, ठीक है। हमारी लंग्स, फेफड़ा, LUNGS लंग्स, और ब्लड वेसल्स जिसको हम बोलते हैं खून की नलियां, ठीक है, ब्लड वेसल्स, ये सभी को ये अफेक्ट कर सकती है। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो आखिर इसका कारण क्या है। कारण आपके दिमाग में बहुत सारे आ रहे होंगे कि क्या इस कारण की वजह से तो नहीं हो सकती, क्यों हो जाती है, क्यों नहीं होती है, किसी को हो जाती है तो ठीक भी हो जाती है, कोई बोलता है ठीक हो गया, कोई बोलता है नहीं ठीक हुआ। तो एग्जैक्टली कारण क्या है इसका होने का, और हम कैसे रोक सकते हैं कि हमें बुढ़ापे में जोड़ों की दर्द ना हो, हाथ में दर्द ना हो, हमारे कंधे में दर्द ना हो, और अब हम जो अपने जीवन है वो बहुत आराम से जी सके, ठीक है। तो अगर इटियोलॉजी की हम बात करें, इटियोलॉजी का मतलब होता है मेडिकल टर्म में हम कॉजेस को, कॉजेस का मतलब क्या होता है, CAUSES, कॉजेस मतलब कारण, किस कारण की वजह से ये होती है, और मेडिकल टर्म में हम कॉजेस को क्या बोलेंगे, इटियोलॉजी, ETIOLOGY, ठीक है, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी के साथ मैं एक और वर्ड को ऐड करूंगी, वो है रिस्क फैक्टर। साथ में लिखेंगे इसको RISK, रिस्क, FACTORS, रिस्क फैक्टर। देखिए रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जिनकी वजह से ये जो बीमारी है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रूमेटॉइड अर्थराइटिस वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे हम मानते हैं कि कैंसर क्यों हो सकती है, क्योंकि सिगरेट पीते हैं कोई व्यक्ति, तो हम उसको बोलते हैं कि आप सिगरेट मत पियो क्योंकि आपको कैंसर हो सकती है। तो जो स्मोकिंग हो गया वो क्या है, वो है रिस्क फैक्टर, ठीक है, आप समझ गए। तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे उसको रिस्क फैक्टर यहाँ पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण कि किस किस वजह से
मैं कुछ कुछ बातें बताऊंगी, उस वजह से आपको हो सकती है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। और आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपकी अगर बॉडी में ऐसे कंडीशन होने के चांसेस है तो वो ना आए, ठीक है। तो एटियोलॉजी में देख लेते हैं, मतलब कारण। अब हम समझ लेते हैं कि इसका जो एग्जैक्ट कारण है वो अभी तक नहीं है, मतलब अननोन। एग्जैक्ट कारण क्या है? अननोन, UNKNOWN, ठीक है। एग्जैक्ट कारण क्या है? अननोन। ये है पहला पॉइंट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है, लेकिन अभी रूमेटॉइड अर्थराइटिस का कैंसर तक का इलाज है, लेकिन इसका जो कारण है वो अभी तक पता नहीं लगा पाया। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका कारण अभी तक पता नहीं है कि वो किस वजह से बॉडी में खुद पे खुद हो जाती है। तो अभी हम इतना समझ लेते हैं कि इसका जो कारण है वो एग्जैक्टली हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से मानते हैं कि ऐसी स्थिति बन जाती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की सिचुएशन आ जाती है, बीमारी ये हो जाती है। अब वो क्या क्या कारण हो सकते हैं? दूसरा क्या लिखेंगे हम? इन्फेक्शन। अगर आपके शरीर में इन्फेक्शन लग जाए, चाहे वो बैक्टीरिया की वजह से हो, चाहे वो फंगस की वजह से हो, चाहे वो वायरस की वजह से हो, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं। जोड़ों में दर्द होने के सिम्टम्स आपको आ सकते हैं बाद में, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है हार्मोनल चेंजेस। मतलब अगर हार्मोन में परिवर्तन आता है, जैसे अगर एक बच्चा बड़ा होता है तो उसके हार्मोन में परिवर्तन आता है, तभी तो वो बड़ा होता है। और उसके बाद फिर उसका एक मैरिज लाइफ होता है, उसमें भी हार्मोन में चेंजेस आते हैं। उसके बाद फिर वो जब बूढ़ा होता है तब भी उसके हार्मोन में चेंजेस आते हैं। तो जो मैरिज लाइफ के बाद जब वो बूढ़ा होने लगता है तो उसके बॉडी में जब हार्मोन्स का लेवल उथल पुथल कर रहा होता है, उस टाइम भी ऐसे सिम्टम हो सकते हैं कि उसके बॉडी में ये जो कंडीशन है रूमेटॉइड अर्थराइटिस वो हो जाए। मतलब चांसेस वैसे बन सकते हैं उस टाइम में जब वो बूढ़ा होता है तब। कोई भी व्यक्ति जब बूढ़ा होगा तो उसके बॉडी में सभी चीजें डिस्टर्ब रहती है, और उस कंडीशन की वजह से हम ये मानते हैं कि हो सकता है कि उस टाइम में, क्योंकि ज़्यादा ये अधिक उम्र वाले लोगों को होती है, बच्चों को होती है लेकिन कम होती है, अधिक उम्र वाले लोगों को ये ज़्यादा प्रभावित करती है, तो मान सकते हैं ऐसा, ठीक है। उसके बाद चौथा हम क्या मानते? चौथा मानते स्मोकिंग। मतलब अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पिएगा, सिगार पिएगा, ठीक है, तो हो सकता है कि बुढ़ापे में जब वो जाए तो उसके बॉडी में ऐसे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाए जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के हो। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अक्सर ये जो प्रॉब्लम है रूमेटॉइड अर्थराइटिस को हम क्या बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में? RA, ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक। तो RA कब हो जाती है? RA तब होती है, RA जनरली नॉर्मली क्या होती है? छोटे छोटे बोन्स जहाँ पे होते हैं, यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, उसको ये प्रभावित करती है। जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि हाथ के पास किसी का आप देखे होंगे कि जो आदमी, जो औरत या फिर जो आदमी बहुत ज़्यादा जब बूढ़े होने लगते हैं तो क्या होती है कि उनकी हाथ की उंगलियाँ थोड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी सी होने लगती है। ये जो फिंगर है ये पूरा सीधा होता है जवानी में, और जब बुढ़ापे में जब जाते हैं तो यहाँ से ये ऐसे हल्की सी मुड़ जाती है, यहाँ से ऊपर से मुड़ जाती है, कोई बीच में से मुड़ जाती है, ये जो लास्ट वाली फिंगर है ये पूरी मुड़ जाती है। तो वो सब क्यों होता है? क्योंकि वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लक्षण है, क्योंकि वहां की जो जॉइंट है वहां पे क्या हो गई है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गई है। किसी के देखते होंगे आपकी जो पैरों की उंगलियां हैं, अंगूठा जो पैर का होता है वो हल्का सा इधर उंगलियों की तरफ है, टेढ़ा हो गया और हड्डी निकल गई है, तो क्या है? तो वो भी एक तरह से रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लक्षण है, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि स्मोकिंग है, ठीक है। उसके बाद एज, मैंने आपको बताया है कि अधिक उम्र वाले लोगों को ज्यादा होता है। उसके बाद आता है सेक्स। ऐसे सेक्स का मतलब लिंग, लिंग का मतलब होता है कि किसको, पुरुष को ज्यादा होगी या फिर महिला को, तो पुरुष से 3 गुना ज्यादा महिला को होती है ये प्रॉब्लम, ठीक है। सातवां हम देख लेते हैं फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री का मतलब होता है हिस्ट्री मतलब जेनेटिक, GENETIC, जेनेटिक। इसमें देखा जाता है कि अगर किसी के माता पिता को ये प्रॉब्लम है तो उसके बच्चों में होने के चांसेस बहुत ज्यादा ही बढ़ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चों को ना हो, इसीलिए आपको भी ये बीमारी नहीं होनी चाहिए। यहां तक समझ गए। इसके बाद हम बात करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस की जो स्टेजेस होती है। मतलब हमेशा आप महसूस करते होंगे कि पहले जब दर्द होता होगा जोड़ों में या फिर हाथ में या फिर घुटनों में, तो पहले थोड़ा थोड़ा सूजन होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके जो दिक्कतें होती है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ने लगती हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्टेज। मतलब पहले कैसी थी, बाद में कैसी हो गई, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? स्टेजेस ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस।
स्टेजेस की स्पेलिंग क्या होती है? STAGES, स्टेजेस, ठीक है, नोट कीजिए। स्टेजेस ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देती हूँ RA, ठीक है। तो स्टेज इसकी मेन 4 होती है। 4 स्टेज में पहली स्टेज कौन सी है? पहली स्टेज है साइनोवाइटिस, SYNOVITIS। देखिए साइनोवाइटिस, साइनोवाइटिस नेम से ही क्लियर है कि यहाँ पे जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है इसमें सूजन हो रही है और यहाँ पे एक्स्ट्रा मतलब पस टाइप का बन रहा है, एक्स्ट्रा फ्लूइड भर रहा है, एक्स्ट्रा जो तरल पदार्थ है उसकी मात्रा ज्यादा हो रही है। इसके कारण क्या हो रही है? इसके कारण इसमें भी सूजन आ रही है और साथ साथ ये जो ज्वाइंट कैप्सूल जो मैंने आपको बताया था ये ऊपर वाली, इसमें भी सूजन आ रही है। इसको हम बोलेंगे साइनोवाइटिस क्योंकि साइनोवियल मेम्ब्रेन में सूजन आ रही है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है पैनस फॉर्मेशन, PANNUS, पैनस फॉर्मेशन, FORMATION, पैनस फॉर्मेशन। पैनस फॉर्मेशन में क्या होता है? पैनस फॉर्मेशन में यहाँ पे साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे ये फिर जुड़ जाती है किससे? इससे। देखिए यहाँ पे मैंने ठीक से बनाया नहीं है, ये इस तरह से रहती है। तो ये जाकर के साइनोवियल मेम्ब्रेन की जो ये वाली छोर है वो फिर ऊपर में हड्डी के पास कार्टिलेज होती है, उसमें जाकर के जुड़ जाती है। और पैनस फॉर्मेशन में मेनली क्या होता है कि ये जो कार्टिलेज है इसमें सूजन आना शुरू हो जाता है। मतलब पहले तो ये मेम्ब्रेन में थी, मतलब झिल्ली में थी, जो कि दोनों हड्डी को इस तरह से कवर करके रखी हुई, ठीक है। लेकिन अब सूजन इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पे जो कार्टिलेज है उसको भी ये प्रभावित कर रही है। तो पैनस फॉर्मेशन में यहाँ पे सूजन होती है। अब तीसरा क्या है? तीसरा है फाइब्रस, FIBROUS, फाइब्रस एनकाइलोसिस, एनकाइलोसिस। स्पेलिंग देखिए FIBROUS ANKYLOSIS, नोट कीजिए। फाइब्रस एनकाइलोसिस में क्या होता है? फाइब्रस एनकाइलोसिस में ये जो कार्टिलेज है वो धीरे धीरे टफ होना शुरू हो जाती है। मतलब कार्टिलेज का जो गुण है वो क्या है? वो जो गुण है वो थोड़ा सा लचीला है और वो हाथ को घुमाने में, अगर हाथ की हड्डियां हैं, पैर का अगर घुटना है तो घुमाने में कार्टिलेज हेल्प करती है, ठीक है। यहाँ पे कलाई है तो हम इस तरह मोड़ सकते हैं कलाई को, फिंगर है तो हम इस तरह कर सकते हैं। तो ये सभी हो पाता है कार्टिलेज के कारण क्योंकि ये लचीला होता है। लेकिन फाइब्रस एनकाइलोसिस में क्या होता है कि ये जो लचीलापन है कार्टिलेज की वो सूजन के कारण उससे छिनने लगती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फाइब्रस एनकाइलोसिस। ये स्टेज 3 हो गई। अब चौथा स्टेज कौन सा है? बोनी, BONY, बोनी एनकाइलोसिस। बोनी एनकाइलोसिस में क्या होता है कि ये जो कार्टिलेज है वो पूरी तरह से कठोर हो चुकी है। मतलब इसका जो लचीलापन था वो बिल्कुल ही गायब हो चुका है। अब गायब होने के बाद ये कैसे बदल गई? ये एक हड्डी की तरह हो गई जो कि नीचे है, जो कि मुड़ नहीं सकती है, घूम नहीं सकती है। अब किसी लोगों में आपने देखा होगा कि उनकी जो हड्डियां होती है वो बिल्कुल सीधी हो जाती है, दर्द बहुत टाइम से, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो मुड़ ही नहीं पाता है, ठीक है। तो क्या होगा? तो वो स्टेज 4 होती है। मतलब ये कम गंभीर है स्थिति, ज्यादा गंभीर है, उससे भी ज्यादा है, और ये बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति है बोनी एनकाइलोसिस में, जिसमें कार्टिलेज पूरी तरह से अपना लचीलापन खो चुका है और वो हड्डी में परिवर्तित हो गया, मतलब बोन में वो कन्वर्ट हो गया। अब बोन को हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? ओसियस। ओसियस की स्पेलिंग क्या होती है? OSSEOUS, ठीक है। ओसियस को हम बोलते हैं हड्डी, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जनरली हमेशा अधिकतर छोटे छोटे जो हड्डियों का जोड़ होता है वहां पे वो अटैक करती है, वहां पे वो प्रभावित करती है ज्यादा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हाथ के पास हो गई, और उससे भी छोटा कौन सा है? उंगलियों में। तो आपने देखा होगा बहुत सारे आदमी को कि उनकी जो उंगलियां होती है वो बुढ़ापे में टेढ़ी हो जाती है, यहाँ पे थोड़ी सी निकल जाती है। तो आज हम अभी क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कि इसके लक्षण किस तरह से हो सकते हैं, मतलब आड़े के लक्षण, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, MANI, मैनिफेस्टेशन, TATION, ठीक है। रुकिए, एन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, उसको सीधा करना पड़ेगा, TATION। तो मेडिकल टर्म में हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल। स्पेलिंग नोट कीजिए, CLINICL, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, MANIFESTATIONS। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब होता है लक्षण। तो ये किसके लक्षण है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस के, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RA। भूलना नहीं है ये सभी बातें। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में पहला क्या लक्षण होगा? पहला लक्षण होगा, क्योंकि सूजन हो रही है तो स्वेलिंग, ठीक है। पहला हो गया स्वेलिंग। दर्द होगा तो पेन, क्योंकि जब सूजन होगा तो दर्द महसूस होगा। तीसरा
दर्द होने के बाद क्या होगा, दर्द होने के बाद बहुत ज्यादा वो स्किन हार्ड सा लगेगा, मतलब स्टिफनेस, जिसको हम बोलते हैं स्टिफनेस। कोई भी चीज में जब सूजन होती है तो वहां की जो स्किन क्या होती है, थोड़ी सी कठोर सी लगती है ऊपर से, तो बोलेंगे स्टिफनेस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम देखते हैं कि जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होती है वो सभी पर्सन में, मतलब अगर एक व्यक्ति है उसको जैसी हुई दूसरे व्यक्ति में हो सकता है कि उसको थोड़ा सा अलग सा सिम्टम हो, या फिर इसको अगर जल्दी हो गई तो उसको लेट से हो। ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत जल्दी भी किसी में बहुत गंभीर स्थिति तक पहुंच सकती है और बहुत लेट से भी आप में प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब मुझे अगर ये प्रॉब्लम है तो मुझे क्या हो सकती है, अगर मेरी इम्यून सिस्टम थोड़ी सी अच्छी होगी और मुझे अगर ये प्रॉब्लम होगा तो ये जो बीमारी है वो धीरे धीरे ग्रो करेगी, धीरे धीरे अपनी जो पकड़ है वो बनाएगी मेरे शरीर पे, ठीक है, बॉडी पे। लेकिन अगर आपकी इम्यून सिस्टम वीक है तो क्या होगी, तो आप में ये जल्दी भी ग्रो हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, मतलब इंडिविजुअल्स पे। इंडिविजुअल्स की स्पेलिंग क्या होती है, INDIVIDUALS, मतलब एक व्यक्ति की बात करें तो इंडिविजुअल्स, ठीक है, समझ गए। तो इंडिविजुअल्स पे ये डिपेंड करता है, ठीक। अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो अगर हैंड में हड्डियों की प्रॉब्लम आ गई है तो जो मैंने आपको बताया कि उंगलियां टेढ़ी टेढ़ी से होने लगती है, तो क्या होता है, तो यहाँ की जो मसल्स है वो कम होने लगती है। आप देखा होगा कि अगर ये थोड़ी सी टेढ़ी है तो यहाँ पे जो आसपास की जो मसल्स है जिसको मांस बोलते हैं वो कम हो जाती है, तो हम उसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, मस्कुलर एट्रोफी, ठीक है, एट्रोफी, मस्कुलर एट्रोफी। अब जब ये हड्डी इस तरह हो गई है, ठीक है, ये थोड़ी सी इस तरह हो जाती है तो हाथ भी टेढ़ी हो जाती है, हड्डी भी टेढ़ी हो जाती है, तो अगर आप उसको टच करेंगे तो वो स्पंज, मतलब बहुत सा लचीला टाइप का लगेगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी टाइप का फीलिंग आएगा आपको, स्पॉन्जी फीलिंग। इसके बाद हो सकता है रूमेटॉइड नोड्यूल्स, नोड्यूल्स, स्पेलिंग क्या होगी, RHEUMATOID, रूमेटॉइड नोड्यूल्स की NODULES। इसका मतलब है, मैंने आपको अभी बताया है कि यहाँ की जो छोटे छोटे गांठ टाइप का बनना उंगलियों में स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड नोड्यूल्स, जो कि आप टच करेंगे तो बहुत थोड़ा सा हार्ड टाइप का होगा, ठीक है। अब हो सकता है कि अगर यहाँ पे अगर सूजन है जोड़ों में तो यहाँ पे पानी भी भर सकता है, तो क्या होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। जमुना को क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि एक्सेस अगर ये जो तरल पदार्थ है जिसको हम साइनोवियल जॉइंट में क्या होता है, साइनोवियल क्या है, साइनोवियल फ्लूइड है, तो अगर वो ज्यादा होने लगे तो हम उसको क्या बोलेंगे कि साइनोवियल फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो रही है। अब एक्यूमुलेशन की स्पेलिंग क्या होगी, ACCUMULATION, एक्यूमुलेशन मतलब जमाव किसी चीज का। तो यहाँ पे किस चीज की जमा हुई है, फ्लूइड की। तो यहाँ पे क्या होगा, जहां पे भी सूजन है, चाहे वो हाथ में हो, पैर में हो, अंगूठे में हो, जहां पे भी हो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण वो क्या होती है, वो होगी फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम साथ में क्या लिखेंगे, फ्लूइड एक्यूमुलेशन कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, जब सीवियर प्रॉब्लम होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एग्जैसर्बेशन, मतलब गंभीर स्थिति है। और जब कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलता है, ये है जब सीवियर मतलब बहुत गंभीर हो गई है, बॉडी में बहुत सारे लक्षण देखने को मिल रहे हैं आरए के, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के, तो हम उस वर्ड को क्या बोलेंगे, EXA, छूट गया यहाँ पे, EXACERBATION, एग्जैसर्बेशन, ठीक है। लेकिन अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस आपको है और अभी तक कोई भी लक्षण आपकी बॉडी में देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे रेमिशन, REMISSION, ठीक है। तो ये दो नया वर्ड सीखे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, रेमिशन और एग्जैसर्बेशन। इसके बाद है स्वान नेक डिफॉर्मिटी, मतलब ये जो मिडल वाली जो फिंगर है वो इधर से इस तरह टेढ़ी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं स्वान नेक डिफॉर्मिटी, ठीक है। इसके बाद है बॉटरनियर डिफॉर्मिटी, मतलब जो पहली वाली उंगली है, ठीक है, वो इस तरह बीच में से मुड़ सी जाती है इस तरह, ठीक है। ये जब मुड़ जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे बॉटनियर डिफॉर्मिटी। स्पेलिंग क्या है, BOUTONNIERE, जल्दी से नोट कीजिए स्पेलिंग इसकी, ठीक है। इसके बाद नी स्वेलिंग, मतलब घुटनों में सूजन तो होगा ही, और साथ ही साथ सूजन के साथ साथ क्या होगी, क्वाड्रिसेप्स एट्रोफी। स्पेलिंग क्या है, QUARDICEPS, क्वाड्रिसेप्स एट्रोफी, ATROPHY। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा ही जो घुटने
घुटना है वो सूजन के साथ साथ काम नहीं करेगी, वो घूमना बंद हो जाएगी, ठीक है। नी स्वेलिंग के साथ साथ ये प्रॉब्लम आएगी। कॉन्ट्रैक्चर्स मतलब CONTRACTURES, स्पेलिंग नोट करते जाइएगा। कॉन्ट्रैक्चर्स का मतलब होता है टाइट हो जाएगा घुटना, एकदम से टाइट हो जाएगा, ठीक है। वेगस डिफॉर्मिटी, वेगस का स्पेलिंग क्या है? VAGUS DEFORMITY। डिफॉर्मिटी में क्या होगा? नॉक नीज। नॉक नीज का मतलब होता है कि जो दोनों घुटना है वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आपस में कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कभी कभी बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो चलते होंगे तो उनका दोनों जो घुटना होता है पैरों का वो टच होता है, तो हम उसको बोलते हैं नॉक नीज। ये वाली प्रॉब्लम भी आ सकती है आड़े के बीमारी में, ठीक है। हैमटो, हैमटो का मतलब होता है कि जो उंगलियां होती है अंगूठा के बगल में, पैरों की उंगलियों की बात हो रही है, अंगूठा के बगल की जो पैरों की उंगलियां होती है वो टेढ़ी उसी हो जाती है, ठीक है, वो इधर की डायरेक्शन में एकदम अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक। इसके बाद है कॉकअप टोज, मतलब जो अंगूठा होता है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो ये सभी लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी कई लक्षण होते हैं, तो हाँ, इसके अलावा भी कई और लक्षण होते हैं इस बीमारी में, इस डिजीज में, ठीक है। तो वो क्या क्या होती है? वो हल्का सा आपको फीवर होगा, फीवर के साथ साथ आपको नींद नहीं आएगी, इसके साथ साथ आपको सोने में तकलीफ महसूस होगी, सांस लेने में नहीं बनेगा, इसके अलावा आपकी आंखों में जलन होगी, इसके साथ साथ आपका मुंह सूखेगा, क्योंकि ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये क्या करती है? ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड जो कि लार को बनाती है उसको ये आकर के अटैक करती है उस पे। तो उस ग्लैंड पे जब अटैक होता है तो क्या होता है? तो लार बनना कम हो जाता है और आंखों से जो आंसू आता है, जिसको इंग्लिश में वो क्या बोलते हैं? टीयर, TEAR, टीयर बोलते हैं आंसू को, क्या है? टीयर। तो ये भी बनना बंद हो जाती है, जिसके कारण आंखों में जलन महसूस होती है। तो ये सभी लक्षण इसके अलावा भी देखे जा सकते हैं आरए के डिजीज में, मतलब रिमेटॉइड अर्थराइटिस के कंडीशन में। अब हमने सब कुछ तो समझ लिया, अब हम ये समझेंगे कि अगर ये सभी सिम्टम है आप में और ये सभी लक्षण है आप में, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर क्या क्या करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होती है। तो जो प्रोसीजर होती है उन सभी को साथ में हम क्या बोलते हैं? उन सभी को हम क्या बोलते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। स्पेलिंग क्या होगा? DIAGNOSIT, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी खराब हो गई क्योंकि जल्दी जल्दी लिखना है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? सभी प्रोसीजर। तो कौन कौन से प्रोसीजर किए जाते हैं अगर ये इम्यून डिसऑर्डर है, आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब आप समझ रहे होंगे कि इस वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, ठीक है। पहला क्या है? पहला है रूमेटॉइड फैक्टर, रूमेटॉइड फैक्टर। अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, फैक्टर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? RF। देखिए, रूमेटॉइड फैक्टर तब होती है, फैक्टर का मतलब क्या होता है? कारक। कोई भी चीज, अगर आपको ये सभी सिम्टम है, आरए मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अगर लक्षण आपकी बॉडी में है, तो कुछ ना कुछ लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो एक डिजीज है, जो एक बीमारी है, उसका कुछ एक स्पेसिफिक, कुछ एक अलग सा लक्षण होता है जिससे हमें पता लगता है कि इनको वही वाली डिजीज है, ठीक है। तो ये यही होती है आरए फैक्टर। मतलब अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो कुछ उसके यूनिक लक्षण देखने को मिलेंगे, उसको हम बोलते हैं आरए फैक्टर। तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि सभी लक्षण मिला करके कि आपके में वो लक्षण है या फिर नहीं है। उसके बाद क्या है? दूसरा है साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम उन लोगों को चेक करते हैं जिनके जोड़ों में दर्द होता है और इसमें हम RH फैक्टर को ही चेक करते हैं, मतलब लक्षण को ही मिलाते हैं कि क्या क्या लक्षण है। अब बहुत सारे लोगों में 60 to 70% लोगों में ये लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस से, ठीक है। उसके बाद हम कौन सा टेस्ट करते हैं? टेस्ट हम करते हैं कौन सी? एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। कौन सी टेस्ट करते हैं? एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। ये जो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी है, इससे हम पता लगाते हैं कि आपके बॉडी में कोई इम्यून डिसऑर्डर वाला कोई बीमारी है या फिर नहीं है। मतलब हम जानते हैं कि जो आरए है, मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, वो क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब अपने आप बॉडी को ये चीजें हो रही हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसा कोई और डिजीज है या फिर नहीं जिसके कारण आपके बॉडी में ये सभी चीजें हो रही हैं, ये सभी चीजें आपकी बॉडी में आ रही हैं। तो उन चीजों को क्या बोलते हैं? एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, जिसमें हम चेक करते हैं कि कोई ऑटो इम्यून मतलब खुद से खुद जनरेट होने वाला बॉडी है, बॉडी
खुद से खुद जनरेट करने वाला कोई बीमारी पैदा कर रहा है या फिर नहीं। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं क्या, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो स्पेलिंग पे ध्यान देना है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन रेट। देखिए इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, ठीक है। तो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का मतलब होता है ESR। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, ESR। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ESR। तो इससे हम पता लगाते हैं कि अगर बॉडी में, अगर शरीर में सूजन हो रही है तो उसकी गंभीरता कितनी है। मतलब अगर आपको ये डिजीज है, RA की डिजीज है, RA की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहली बात कि सूजन कितनी है, और दूसरा कि अगर सूजन हुआ है तो उसकी गंभीरता कितनी है। मतलब हड्डियों तक पहुंच तो नहीं गई है, मतलब वो जो झिल्ली थी सिर्फ वो झिल्ली तक ही है, या फिर हड्डियों तक पहुंच गई, या फिर आपका हड्डियां भी झड़ना शुरू हो चुकी है। तो इन सभी को हम इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट में देखते हैं। पांचवा क्या है, सी रिएक्टिव प्रोटीन। अब जो काम इसका था वही सेम काम इसका है, ठीक है। उसके बाद हम किसको देखते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। आपने हमेशा रिपोर्ट में ये देखा होगा, CBC करवा लो। CBC आपकी रिपोर्ट आती है कंप्लीट ब्लड काउंट। चलिए बी को ठीक से कर देते हैं, CBC, जिसमें आपके बॉडी में देखा जाता है कि कहीं आपके बॉडी में खून की कमी तो नहीं है, ठीक है। जो CBC का मतलब होता है कंप्लीट, हमारे बॉडी में खून के कितने प्रकार की होती है, RBC हो गई, WBC हो गई, प्लेटलेट्स हो गई, ठीक है। बहुत सारी प्रोटीन्स भी होती है, बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं। तो CBC में हम ब्लड को देखते हैं। अगर कम होगा तो क्या हम लिखेंगे, अगर ब्लड कम होता है तो उसको मेडिकल टर्म में, साथ ही साथ मुझे जो भी वर्ड याद आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ, तो आप स्पेलिंग के साथ उसको नोट करें, ठीक है। एनीमिया स्पेलिंग क्या होती है, ANEMIA। कहीं पे ये भी आपने लिखा देखा होगा, और कहीं पे ANEMIA भी लिखा देखा होगा, ठीक है, दोनों सही है। तो अगर खून की कमी होती है तो मेडिकल टर्म में हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको मेडिकल टर्म में बोलेंगे एनीमिया, ANAEMIA या फिर ANEMIA, दोनों आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या इसके अलावा भी कोई प्रोसीजर बच गया है, तो हाँ इसके अलावा भी प्रोसीजर होती है, जो होती है, क्योंकि बोर्ड भर गया तो मैं आपको मुंह से बता देती हूँ, क्योंकि होता है एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, MRI होता है। जो जहां पे सूजन है वहां पे एक्सरे करते हैं, MRI करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें करते हैं किस कंडीशन में, जब आपको RA की सिम्टम्स आपके बॉडी में डॉक्टर्स को देखने को मिलते हैं, तब डॉक्टर ने ये प्रोसीजर तो कर लिया। अब बारी आती है कि डॉक्टर आपको सही सही बताए कि आपको दिक्कत क्या है और आपको कौन कौन सी दवाइयां दी जा रही है और आपको किस तरह से खानी है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब RA की प्रॉब्लम है तो इसका कोई भी क्योर नहीं है, मतलब नो क्योर, मतलब कि ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैंसर तक का इलाज है, मेडिकल इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है, लेकिन फिर भी तो हाँ ये चीज़ है कि इसको बिल्कुल पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन दवाइयों की वजह से ये कर सकते हैं कि उस जो डिजीज हो रही है आपको, ये जो डिजीज हो रही है इसकी जो होने की जो रफ्तार है उसको हम कम कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा आपको आराम हो, सूजन ना हो, इसके लिए हम आपको मेडिसिन दे सकते हैं, सूजन कम हो, आपको दर्द महसूस ना हो, आपका जो घुटना है या फिर आपके जो हैंड है उसमें फिर वो जो लम्स बन रहे हैं, वो जो एक तरह से क्या बन रहे हैं, उंगलियों में जो बन रहे हैं, उंगलियां इस तरह हो जा रही है, वो इस तरह ना हो। तो यहाँ पे नोड्यूल्स, जिसको हम रूमेटॉइड नोड्यूल्स हमने बोला था, गांठ टाइप की बन जा रही है, वो ना बने, तो हम इसके लिए मेडिसिन दे सकते हैं ताकि ये जो प्रोसेस है ये थोड़ी सी स्लो हो जाए। लेकिन पूरी तरह से ठीक ये वाली बीमारी नहीं हो सकती है, ये चीज ध्यान रखनी है, पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती है, ठीक है। तो दवाइयों के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। मेनली हमारा जो मोटो था वो था कि ये क्या होती है और ये किस तरह से होती है और ये क्यों ठीक नहीं होती है। तो मैंने आपको बताया है क्योंकि ये बॉडी में अपने आप होने वाली बीमारी है। हमारा बॉडी हमारे अपने ही अंगों को दुश्मन मान बैठा है, तो हम इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसके अलावा, दवाइयों के अलावा आप सर्जरी भी करवा सकते हैं अगर हड्डियां कुछ ज्यादा ही टेढ़ी हो जाती है तब, ठीक है। इसके अलावा आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, समय समय से आप उससे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े से हड्डियों को मोड़
इधर उधर मोड़ करके थोड़ा सा उसको एक तरह से सोचिए कि मूवमेंट उनको देता है, ठीक है। इसके अलावा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छे से आप खाना पीना खा सकते हैं, जिनकी वजह से ये सभी चीजें क्या हो, थोड़ी सी डिले हो जाए। मैंने आपको बता दिया कि किस किस चीज की वजह से होती है और ये क्या होता है, ठीक है। तो सभी ट्रीटमेंट को हम क्या बोलते हैं, जो दवाइयां देते हैं, जो सर्जरी करते हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, उन सभी को हम एक वर्ड में डिफाइन करें तो बोलते हैं मैनेजमेंट या फिर मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर आप ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट या फिर आप ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। मैनेजमेंट की स्पेलिंग क्या है, MANAGEMENT, नोट करना है आपको। मेडिकल मैनेजमेंट या फिर आप ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। तो मैंने जो सभी बातें बताई हैं उसको आप ध्यान रखें। इसीलिए बोला जाता है कि रेगुलर आप लोग एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, पूरे बॉडी की जो कोशिका होती है उनको बहुत अच्छे से ऑक्सीजन मिलता है और वो हेल्दी रह पाती है, और जो आने वाली जो बीमारियों का संकट है उसके बादल भी आपके सर से हट जाएंगे। तो आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको प्रॉपर डाइट लेनी है। प्रॉपर डाइट की स्पेलिंग क्या हो गई, डाइट की स्पेलिंग होती है DIET, डाइट मतलब खान पान। तो प्रॉपर आपको डाइट लेनी है, इन सभी बातों का आपको ख्याल रखना है। और आपको अगर हड्डियों में प्रॉब्लम है, हड्डियों में सूजन है, तो आप उसको थोड़ा सा सेक भी सकते हैं। तो इन सभी चीजों के करने की वजह से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और मैं आशा करती हूँ कि अगर कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर पूछेंगे। थैंक यू सो मच।